बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बेटे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.8 करने जा रहे हैं। अभी तक हमने एक्सरसाइजेस 2.7 तक अटेम्प्ट कर लिए हैं। कर लिए हैं हम लोग। चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है इंटीग्रेशन का। 2.7 में हमने डिफरेंट जो है वो एप्लीकेशंस की हैं इंटीग्रेशन की, और अब एक्सरसाइज 3.8 में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस को। तो बेटे इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन मैथमेटिक्स में कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जो कि इक्वालिटी के साइन को होल्ड कर रहा हो, जिसमें इक्वालिटी का साइन आ रहा हो, वो इक्वेशन बन जाती है। और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है कि ऐसी इक्वेशन के जिसके अंदर डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो रहे हो, किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट से जब डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा होता है तो ऐसी इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। अब अगर हम इस एक्सरसाइज का जब हम क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले मैं आपको साथ ही टिक मार्क करवा देती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन इस दफा इंक्लूडेड हैं आपके पेपर में। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और 5, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और 5, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23, ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पेपर में इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा बाकी क्वेश्चंस जो है वो आपके पेपर में शामिल नहीं है। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 1 को जब हम रीड करते हैं, चेक दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विद रिटन अगेंस्ट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज इट्स सॉल्यूशन। इन्होंने कहा कि देखिए कि हर यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन है, और उन डिफरेंशियल इक्वेशंस के आगे कुछ इक्वेशन सिंपल इक्वेशंस गिवन है। आपने ये बताना है कि क्या वो जो सिंपल इक्वेशंस गिवन है हर डिफरेंशियल इक्वेशन के आगे, क्या वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बनती हैं या सॉल्यूशन नहीं बनती। अब जब भी आपको किसी एक्सप्रेशन को चेक करना होता है कि क्या ये सॉल्यूशन बनता है या नहीं बनता, तो आपने करना क्या होता है, आप इस केस में क्या करेंगे कि आप ये जो सिंपल इक्वेशन है कि इन द क्वेश्चन नंबर 1 y is equal to cx minus 1 को आपने चेक करना है कि क्या वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो आपने क्या करना है कि y is equal to cx minus 1 को उस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करके देखना है। अगर वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हुआ, उसकी दोनों साइड सेम आ रही हुई, तो ये उसका सॉल्यूशन बनेगा, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो बेटे हम इसका पार्ट 5 जो है वो हम अटेम्प्ट कर लेते हैं। पार्ट 5 क्या है? dy by dx, जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास गिवन है, y स्क्वायर प्लस 1 ओवर e पावर माइनस x, और हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है, जो सॉल्यूशन, जो एक्सपेक्टेड सॉल्यूशन गिवन है, दैट इज y is equal to 10 e पावर x प्लस c। कि अब हमें ये चेक करना है कि whether this is the solution of the given differential equation or not। तो हम क्या करेंगे कि हम इस एक्सप्रेशन को इस इक्वेशन में पुट करके देखेंगे क्या ये इसको सेटिस्फाई करता है या फिर सेटिस्फाई नहीं करता। अब जब हमने इसमें इसको पुट करना है तो y की जगह पर तो हम ये वैल्यू डाल देंगे, लेकिन यहाँ पर हमें इसका क्या चाहिए, हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए। तो हम dy by dx इधर फाइंड कर लेते हैं ताकि हम उसकी जगह पर dy by dx पुट कर सकें। dy by dx यहाँ से क्या आ जाएगा, आपके पास, आपको पता है कि tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? tan x का डेरिवेटिव होता है secant square x। द डेरिवेटिव ऑफ tan x इज secant square x। और आपको पता है कि जब भी एक्सप्रेशन x के अलावा होता है तो हमें साथ में उस एक्सप्रेशन का भी डेरिवेटिव लेना पड़ता है। जैसे इसका डेरिवेटिव क्या होगा, secant square x into डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटे, secant square x, लेकिन x की जगह जब भी x का कोई एक्सप्रेशन इन्वॉल्व होता है देन द डेरिवेटिव विल बी secant square दैट एक्सप्रेशन इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव बेटे क्या है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x। तो डेरिवेटिव dy by dx इज इक्वल टू e पावर x secant square e पावर x प्लस c। तो बेटे अब हम इन वैल्यूज को हम इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको हम 1 का नाम दे देते हैं, इसमें हम पुट कर देते हैं। तो बेटे क्या आएगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड विल बी e पावर x secant square e पावर x प्लस c इज इक्वल टू y की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, y इज tan square e पावर x प्लस c प्लस 1 ओवर e पावर माइनस e पावर माइनस एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, e पावर माइनस एक्स को जब आप ऊपर लेके जाएंगे इट विल बिकम e पावर एक्स, और tan स्क्वायर e पावर x प्लस c प्लस 1।
टेन स्क्वायर हमें पता है एक एक्सप्रेशन टेन स्क्वायर एक्स प्लस वन और वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर। वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स। अब अगर यहाँ पर आप गौर करें तो वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स की जगह पर ये चीज आ रही है। इसका क्या मतलब हुआ कि वन प्लस टेन स्क्वायर ई पावर एक्स प्लस सी इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ई पावर एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इट विल बिकम e पावर x into secant square e पावर x प्लस c। ठीक है, यहाँ पर बेटे हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज की है, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह पर e पावर x प्लस c है तो यहाँ पर भी एंगल e पावर x प्लस c आएगा। अब इसको जरा कंपेयर कीजिए, मैं इसको जरा इरेज कर देती हूँ। ठीक है, इसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो रही होगी। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, since left hand side is equal to right hand side, it implies y is equal to 10 e power x plus c is the solution of given differential equation। मैं इसको लिख रही हूँ कैपिटल डी ई, इट मीन्स differential equation, it means that this is the solution of the given differential equation। तो बेटे आपने क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 है उसको भी आपने ऐसे ही चेक करना है। जो एक्सप्रेशन गिवन है, जो एक्सपेक्टेड सॉल्यूशन गिवन है, आप उसका डेरिवेटिव लेंगे, उसको आप गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे, उसको भी y को एक्सप्रेशन को भी और डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx को भी, और फिर आप देखेंगे कि आप उसको सेटिस्फाई कर रहा है या सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब हम बेटे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन है क्या, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब आपने सॉल्यूशन को चेक नहीं करना, आपको सॉल्यूशन गिवन नहीं है, बल्कि अब हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन अब हमने खुद फाइंड करना है। पहले क्वेश्चन क्या था कि आपको सॉल्यूशन गिवन था, आपने चेक करना था कि क्या वो सॉल्यूशन है या नहीं। उस केस में अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है तो सॉल्यूशन बनता था, अगर नहीं आती तो सॉल्यूशन नहीं बनता। इस केस में आपने सॉल्यूशन खुद बनाना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर वाई प्लस 1 एक्स ओवर वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। और अब हम इनको देखते हैं कि हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड होता है बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स और बाय सेपरेटिंग वेरिएबल्स, बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स और बाय सेपरेटिंग वेरिएबल्स। उसमें आप क्या करते हैं, हर डिफरेंशियल इक्वेशन उस मेथड से सॉल्व नहीं हो सकती है, लेकिन आपने ये चेक करना होता है कि क्या आप वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आप वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं तो आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आपको किसी और मेथड की तरफ स्विच करना पड़ेगा। अब वेरिएबल सेपरेट होने का क्या मतलब है, मतलब ये है कि आपने x के तमाम एक्सप्रेशंस को एक साइड पे लेकर आना है और y के तमाम एक्सप्रेशंस को दूसरी साइड पे सेपरेट करना है। अगर ये सेपरेशन पॉसिबल है, then separation of variables method can be applied, otherwise you have to switch to some other method here by cross multiplication। ठीक है, x नीचे आ जाएगा और y plus 1 इधर चला गया, into y into dy by dx। in the next step we can bring dx here, ठीक है, dx and here it will be dy। हम ब्लू मार्कर इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा नाउ अब क्या होगा कि अब यहाँ तक हमारे पास आ गया, हमने इसको सॉल्व करना है, हमने इसका सोल्यूशन लाना है, हमने डी वाई और डी एक्स को रिमूव करना है। तो डेरिवेटिव रिमूव करने के लिए हमें किस चीज का सहारा लेना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग both sides we have x square plus 1 over x dx is equal to y plus 1 over y dy
ये थोड़ी नई चीज आपको लग रही होगी, dy के साथ हमने पहले नहीं डील किया हुआ, लेकिन ये बिल्कुल सेम है जैसे dx होता है, सिर्फ वेरिएबल यहाँ पर x है और यहाँ पर वेरिएबल y। अब हम जरा इसको देख लेते हैं कि क्या बनता है। It further becomes x squared by x plus 1 by x dx and y by y plus 1 by y dy. Further, it becomes x plus 1 by x dx is equal to 1 plus 1 by y dy. Now, if you want, you can add here another step कि जिसमें आप इंटीग्रल को सेपरेट कर सकते हैं। आप चाहें तो आप इंटीग्रल को सेपरेट कर सकते हैं या आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन पर भी जा सकते हैं। तो मैं थोड़ा डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रही हूँ। द इंटीग्रेशन विल बी x स्क्वायर बाय 2 प्लस ln ऑफ x स्क्वायर बाय 2 प्लस ln ऑफ x प्लस हमने एक कांस्टेंट ऐड करना होता था, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जिसे आप कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैसे ऐड कर रही हूँ, ln ऑफ c की फॉर्म में। आप क्या सोचते होंगे कि पहले तो हम c ऐड करते थे, c वाज अ कांस्टेंट, लेकिन ln ऑफ c भी तो एक कांस्टेंट है। अब मैं यहाँ पर ln ऑफ c क्यों ऐड कर रही हूँ, मैं c क्यों नहीं ऐड करी, मैं ln ऑफ c इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाए, ln को आखिर में हम एक्सपोनेंशियल की मदद से कैंसिल कर लें, ठीक हो गया। इसकी जब हम इंटीग्रेशन करते हैं बेटे, इट बिकम्स y प्लस ln ऑफ y प्लस ln ऑफ y। हम दोनों साइड पे नहीं इंटीग्रेशन कांस्टेंट लेते, हमने जितनी भी इंटीग्रेशन पूरे क्वेश्चन में करनी होती है, हम पूरी इंटीग्रेशन के बाद एक कांस्टेंट ऐड करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद फर्दर हम जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम इन दो को मर्ज कर लेंगे। आपको पता है कि नेचुरल लॉ की प्रॉपर्टी ln of a plus ln of b is equal to ln of ab, it becomes ln of xp or ln of cx, ठीक है। नेचुरल लॉ को रिमूव करने के लिए हम किस चीज का सहारा ले रहे होते हैं, नेचुरल लॉ को रिमूव करने के लिए हम सहारा ले रहे होते हैं एक्सपोनेंशियल का। तो बेटे अगर हम एक्सपोनेंशियल को दोनों तरफ ले लेंगे तो एक्सपोनेंशियल की मदद से ये एक्सप्रेशन यूं बन जाएगा, ठीक है। अब हम इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू ई पावर ln ऑफ एक्स सी लिख लें, ऑफ सी। ये बेटे कौन सी प्रॉपर्टी है, e पावर a प्लस b इज इक्वल टू e पावर a इंटू e पावर b। आपको पता है कि पावर्स अगर ऐड हो रही हो तो हम उसको इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं, e पावर y इंटू e पावर ln ऑफ y। ये काम हमने क्यों किया, ताकि ln वाले जो एक्सप्रेशन है, आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल और लॉग नेचुरल एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स सी ई पावर एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू एक्स सी इज इक्वल टू ई पावर वाई एज इट इज इंटू यहाँ पर भी एक्सपोनेंशियल लॉग नेचुरल कैंसिल करेंगे एक दूसरे को वाई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स सी ई पावर एक्स स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू वाई वाई ई पावर वाई, ठीक है। तो ये आपके पास जो है, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज द गिवन सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आपके पास सोल्यूशन है जो कि आपसे पूछा गया था। अब हम आते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 12 पे। x squared minus yx squared plus y squared plus xy squared इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए कि हम लोग क्या कुछ चीजें कॉमन ले सकते हैं। यस, हम कॉमन ले सकते हैं, जो चीजें हम कॉमन ले सकते हैं उनको हम कॉमन ले लेंगे। आप चाहें तो आप कुछ एक्सप्रेशंस को दूसरी तरफ मूव करवा सकते हैं, नहीं तो इसकी जरूरत नहीं। dy by dx plus y square 1 plus x, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप चाहें कुछ चीजों को आप दूसरी तरफ मूव करवा सकते हैं, अगर आप ना भी करवाएं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ dividing this equation by x square into y square,
जब आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे व्हाट विल इट बिकम 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। फायदा क्या होगा इसे डिवाइड करने का, यहाँ से एक्स स्क्वायर रिमूव हो जाएगा और इस टर्म से हमारे पास वाई स्क्वायर रिमूव हो जाएगा। ये बेसिकली हम वेरिएबल्स को सेपरेट करें जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, ठीक है, बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर वेरिएबल्स जो है वो सेपरेट हो गए पूरे क्वेश्चन। अब हम dx से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन को तो इस साइड पे तो 0 ही रहेगा और हमारे पास इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आएगी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में मैंने यूं किया था कि लास्ट क्वेश्चन में मैं दूसरी तरफ लेके गई थी एक एक्सप्रेशन को और मैंने तब इंटीग्रेशन की थी। उस तरह से करेंगे तब भी आंसर सेम रहेगा, अगर आप अभी इंटीग्रेशन करते हैं तब भी आंसर सेम रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये इसीलिए आपको करवा रही हूँ ताकि आप जिस भी मेथड को अप्लाई करना चाहें। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, आप दोनों साइड्स की क्या करेंगे इंटीग्रेशन। जी, तो हम इंटीग्रेशन करते हैं, दोनों साइड्स पे इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। 1 माइनस वाई ओवर वाई स्क्वायर डी वाई प्लस इंटीग्रल ये dx पे x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन होगी 1 प्लस x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर dx इज इक्वल टू, अब इस साइड पे जब हम इंटीग्रेशन करेंगे जीरो की इंटीग्रेशन तो इट विल बिकम सम कांस्टेंट। आप किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट कर सकते हैं, आप dx के रिस्पेक्ट से कर सकते हैं, dy के रिस्पेक्ट से कर सकते हैं, इट विल बिकम सम कांस्टेंट। अच्छा, अब यहाँ पर जरा देखिए 1 ओवर वाई स्क्वायर माइनस 1 ओवर वाई स्क्वायर माइनस वाई बाय वाई स्क्वायर dy प्लस इंटीग्रल 1 बाय x स्क्वायर प्लस x बाय x स्क्वायर dx इज इक्वल टू 0 dx कर लें dy ले लें कुछ भी ले लें, ठीक है, क्योंकि 0 के साथ वो 0 ही हो जाए। y पावर माइनस 2 माइनस y पावर माइनस 1 dy प्लस x पावर माइनस 2 प्लस x पावर माइनस 1 dx इज इक्वल टू 0 dx, ठीक है। अब y पावर माइनस 2 की इंटीग्रेशन क्या होगी, y पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस 1 माइनस y पावर माइनस 1 प्लस 1, तो इसको 1 ओवर y रहने देते हैं ताकि हम इसकी इंटीग्रेशन फॉर्म से ln ऑफ y लिखें। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, 1 ओवर x ही रहने देते हैं माइनस ln ऑफ y प्लस x पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस 1 प्लस ln ऑफ x इज इक्वल टू c। इस तरह से कर लिया। फर्दर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, y पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1 माइनस ln ऑफ y प्लस x पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1 प्लस ln ऑफ x इज इक्वल टू c माइनस 1 ओवर y माइनस ln ऑफ y माइनस 1 ओवर x प्लस ln ऑफ x इज इक्वल टू c इज इक्वल टू c। यहाँ पर c क्या है आप मेंशन करेंगे कि here c is the constant of integration, here c is the constant of integration। अब अगर हम x की टर्म्स को दूसरी साइड पे ले जाएं इट विल बिकम माइनस ln ऑफ y माइनस 1 ओवर y इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस ln ऑफ x प्लस c। आप चाहें तो ये भी आंसर है आपके पास, या आप फर्दर इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करवाना चाहें कि यहाँ से माइनस रिमूव हो जाए, वैसे ये भी एक आंसर है, ठीक है। अगर आप इसको माइनस साइन को यहाँ से रिमूव करना चाहें कि इन दोनों टर्म्स के साथ माइनस ना आए तो आप माइनस साइन से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो पूरी इक्वेशन कैसे बन जाएगी, ln ऑफ y प्लस 1 ओवर y इज इक्वल टू सॉरी फिर ln ऑफ x के साथ पॉजिटिव साइन आ जाएगा तो हम ln x को पहले लिखेंगे ln ऑफ x माइनस 1 ओवर x माइनस 3। तो आप चाहें तो इसको भी आंसर का नाम दे सकते हैं। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 12 था हमारे पास। आगे हम इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, क्वेश्चन नंबर 13 इज secant square x into tan y dx plus secant square y tan x dy is equal to 0। ये dy है। अब
सेपरेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाय tan x tan y secant square x tan y divided by tan x tan y plus secant square y tan x divided by tan x tan y इक्वल टू 0। अब आप ये सोचेंगे कि secant square x secant square y से भी मल्टीप्लाई करवा डिवाइड करवा सकते थे, लेकिन secant square x के साथ dx आ रहा है तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं थी, tan y को रिमूव करने की जरूरत थी। सिमिलरली यहाँ से secant square y के साथ dy आ रहा है, tan x को रिमूव करने की जरूरत थी, हमने tan x tan y से डिवाइड करवाया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा, secant square x by tan x dx plus secant square y divided by tan y dy is equal to 0। अब बेटे हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड्स पर जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रल secant square x divided by tan x dx plus integral secant square y divided by tan y dy is equal to 0 dx। अब यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन क्या होगी, denominator is tan x, the derivative of tan x is secant square x which is present in the numerator, the derivative of tan y is secant square y which is present in the numerator, so integration will be ln of tan x plus ln of tan y is equal to ln of c। मैंने जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेना था वो मैंने ln of c ले लिया, c नहीं लिया, क्यों, क्योंकि हमारे पास ln है तो ln से रिमूव करना है बाय टेकिंग एक्सपोनेंशियल। ln of a plus ln of b अगेन वही tan x into tan y, ये वही प्रॉपर्टी हमारे पास अप्लाई होगी। अब दोनों तरफ नेचुरल लॉग आ रहा है, क्योंकि मैंने कांस्टेंट ही ऐसा लिया था कि जिसके साथ नेचुरल लॉग आए, तो हम दोनों तरफ क्या अप्लाई कर देंगे, एक्सपोनेंशियल ln of tan x tan y is equal to e power ln of c। ये e ln कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, tan x tan y is equal to e ln एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, tan x tan y is equal to c is the required answer। ये बेटे हमारे पास आंसर आ गया, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारे पास सॉल्यूशन है। अब हम बेटे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। एक्सरसाइज बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है बल्कि खासी आसान है, इसकी क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा लेंथी भी नहीं है। जैसे कि हम पीछे करते हैं secant x plus tan y dy by dx is equal to 0, ठीक है, dy by dx is equal to 0, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बेटे अगर हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, बाय separating variables what do we get, dx इधर ले आ जाएगा, secant x into dx plus tan y dy is equal to 0, integrating both sides we get secant x dx plus tan x dy is equal to 0। This is not tan x, it is tan y, ठीक है। अच्छा, secant x की इंटीग्रेशन तो बेटे हमें पता है कि secant x की इंटीग्रेशन होती है ln of secant x tan x, secant x की इंटीग्रेशन होती है ln of secant x tan। अब tan y की इंटीग्रेशन कैसे होगी, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। आप चाहे तो इसको इसी साइड पे रख के भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मुझे माइनस साइन चाहिए था तो इसलिए मैं इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करवा दी। माइनस साइन क्यों चाहिए था वो हम अभी देखते हैं। secant x d is equal to minus sin y divided by cos y। अब देखिए कि y आ रहा है डिनोमिनेटर में, cos y आ रहा है, cos y का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन y, ठीक है। cos y का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन y, तो मैंने इस माइनस को अंदर शिफ्ट करवा लिया है। मुझे यहाँ पर माइनस साइन इसलिए चाहिए था बिकॉज द डेरिवेटिव ऑफ cos y माइनस साइन y। अब डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है तो अब हम इसकी इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, secant x की क्या इंटीग्रेशन होती है,
सेकेंड एक्स की इंटीग्रेशन होती है ln ऑफ सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स। और राइट साइड पे क्या होगा, राइट साइड पे देखिए बेटे जो cos y है, cos y का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन y, वो तो ऊपर प्रेजेंट है, तो इसकी जो हमारे पास है इंटीग्रेशन वो क्या हो जाएगी। अच्छा, हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को भी इधर ही ऐड कर सकते हैं और वो भी ln की फॉर्म में, ताकि ये इसके साथ ln मर्ज हो जाएगा और इसकी इंटीग्रेशन क्या रह जाएगी ln ऑफ cos y, ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट था तो इसलिए इसकी इंटीग्रेशन। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को मर्ज करके लिख सकते हैं c secant x plus tan x is equal to ln of cos y। अगेन दोनों तरफ हम एक्सपोनेंशियल अप्लाई कर देंगे, e पावर ln of c secant x plus tan x is equal to e power ln of cos y। ln से कैंसिल, c secant x plus tan x is equal to e ln के साथ कैंसिल, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन इफ द इक्वेशन dy by dx minus x is equal to xy square, also find the particular solution if y is equal to 1 when x is equal to 0। अब ये अभी तक जो हम फाइंड करते आ रहे हैं उसको बेटे जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। जनरल सॉल्यूशन क्यों कहते हैं, जनरल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जो कि किसी कांस्टेंट को इन्वॉल्व कर रहा होता है। इसमें आपने देखा होगा अभी तक हमने जितने सॉल्यूशंस किए हैं उनमें एक कांस्टेंट आ रहा होता था c। अब हम देखते हैं एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आ रहा होता, जिसमें उस कांस्टेंट की कोई वैल्यू आती है और कांस्टेंट वहां से रिमूव हो जाता है, उस कांस्टेंट की जगह पर कोई नंबर आता है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में बेटे कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं होता। जिस सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व होता है उस सॉल्यूशन को हम जनरल सॉल्यूशन का नाम देते हैं। तो बेटे हम क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या था, अगेन हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का मेथड अप्लाई करेंगे इस पे। dy by dx is equal to minus x is equal to xy is equal to xy square। इसको दूसरी तरफ ले जाएं, dy by dx is equal to x plus xy square। dy by dx x कॉमन आ रहा है 1 plus y square, ठीक हो गया। अब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, dx को उधर ले जाएंगे और 1 plus y square को इधर ले आएंगे। dy by 1 plus y square is equal to x dx। integrating both sides we get integral 1 over 1 plus y square dy is equal to integral x dx। अब 1 over 1 plus y square की इंटीग्रेशन होती है tan inverse of y is equal to x square by 2 plus c। tan inverse of y is equal to x square by 2 plus c। 1, इसको मैं 1 का नाम दे रही हूँ। 1 is the general solution of given differential equation। Okay, now in order to find the particular solution, बेटे कंडीशंस गिवन होंगी। जनरल सॉल्यूशन से पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे आएगा, जनरल सॉल्यूशन से पर्टिकुलर सॉल्यूशन तब बनेगा कि जब हम इस कांस्टेंट को रिमूव करेंगे। कांस्टेंट को रिमूव करने के लिए हमें कुछ कंडीशंस दी होंगी क्वेश्चन में, वो कंडीशंस क्या हैं, कंडीशन के बगैर हम कभी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। जरा क्वेश्चन को रीड करते हैं, वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन की वो कंडीशन क्या है। when y is equal to 1 when x is equal to 0, y is equal to 1 when x is equal to 0, so put y is equal to 1 and x is equal to 0 in 1, ठीक है। tan inverse of 1 is equal to 0 square by 2। बेटे हमने क्या किया है कि आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन आप तभी फाइंड कर सकते हैं कि जब आपके पास सर्टेन कंडीशंस गिवन होंगी। उन कंडीशंस को आप अप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट की वैल्यू आएगी, उस कांस्टेंट को इधर पुट करेंगे तो ये कांस्टेंट रिमूव हो जाएगा, तभी ये जनरल सॉल्यूशन से पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा। जनरल सॉल्यूशन तब है कि जब ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c को इन्वॉल्व करे, जब c की एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी, c इधर से हट जाएगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो फिर ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो अब
यहाँ से वो कैसे, ये पर्टिकुलर सोल्यूशन आएगा कैसे कि जब हम हमारे पास कोई कंडीशन गिवन होगी और हम उसको इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे सीख। अच्छा, tan इनवर्स ऑफ 1, अब हमें पता है कि tan इनवर्स ऑफ 1 कब होता है? tan इनवर्स ऑफ 1 होता है π/4 पे, बिकॉज π/4 पे साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू सेम है। c इज इक्वल टू π/4, ये वैल्यू आ गई है c की। नाउ बाय पुटिंग this value in 1 tan inverse of y is equal to x square by 2 plus π/4 is the required particular solution। ठीक है, तो ये बेटे हमारे पास रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन है जो कि हमें चाहिए था। चलिए जी, यहाँ तक हो गए क्वेश्चन। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 को हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ds by dt plus 2st is equal to 0. Also find the particular solution if s is equal to 4e when t is equal to 0. क्वेश्चन नंबर 21 हम देख लेते हैं जल्दी से। अगेन बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स ही हम करेंगे। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से dt को सबसे पहले इधर ले आए, ds plus 2st dt is equal to 0. s is problematic, s को इधर ले आए, ds 1 by s ds plus 2t dt is equal to 0. Now by after integration it becomes 2t dt is equal to 0. ds करने dt करने किसी रिस्पेक्ट से भी करेंगे तो 0 का कांस्टेंट ही आएगा। अच्छा, 1 by s की इंटीग्रेशन क्या है? ln of s plus 2 e square by 2 is equal to the constant of integration। constant of integration को चाहे तो आप c भी पुट कर सकते हैं और चाहे तो आप ln of c भी पुट कर सकते हैं। ln of c अगेन हम कर रहे हैं ताकि ये s के साथ कंबाइन हो सके। ठीक हो गया? तो ln of s, ये 2 से कैंसिल, t स्क्वायर को हम उधर ले जाते हैं, इट इज इक्वल टू t स्क्वायर माइनस ln of c, t स्क्वायर माइनस ln of sorry minus t square बन जाएगा ln of c positive, so it will become ln of c minus t square, ln of c minus t square। अब हम दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल अप्लाई करते हैं। एक्सपोनेंशियल अप्लाई करने से ln of s is equal to e power ln of c minus t square। इसको फर्दर e power ln of s is equal to e power ln of c into e power minus t square। s e और ln कैंसिल, e और ln कैंसिल, c e पावर माइनस टी स्क्वायर। फिर हमारे पास s is equal to e power minus t square is the required जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन को हम gs लिख देते हैं। अब कंडीशन क्या गिवन थी? given that s is equal to 4e when t is equal to 0, इसको बेटे इधर पुट करते हैं। 4e is equal to c e power, t को t की जगह पर क्या पुट करेंगे? 0, e power 0 is 1, c is equal to 4. By putting this value in the general solution, okay? By putting this value in the general solution, 4e into e power minus t square, और अब इन दोनों पावर्स को कंबाइन कर लेंगे। e पावर यहाँ पर क्या है? जब पावर कुछ नहीं लिखी होती तो पावर 1 होती है। 1 minus t square is the required particular solution। particular solution को बेटे मैं PS लिख रही हूँ। is the required particular solution। ठीक हो गया? इसके बाद हमारे पास दो क्वेश्चंस रहते हैं, उन दोनों क्वेश्चंस को हम जल्दी से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, in a culture bacteria increases at the rate proportional to the number of bacteria present। in a culture bacteria increases at a rate proportional to the bacteria present, यानी कि जितने बैक्टीरिया भी प्रेजेंट हैं, बैक्टीरिया किस स्पीड से इंक्रीज होते हैं? एक ऐसे रेट से इंक्रीज होते हैं जो कि प्रेजेंट बैक्टीरिया के
प्रेजेंट बैक्टीरिया से प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ प्रेजेंट बैक्टीरिया के प्रोपोर्शनल है। इफ बैक्टीरिया आर 200 इनिशियली का क्या मतलब है कि शुरुआत जब 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 ये केस जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है तो तब बैक्टीरिया कितने हैं 200 एंड आर डबल्ड इन 2 आवर्स, और 2 घंटे गुजरने के बाद बैक्टीरिया आर डबल्ड, मतलब 2 घंटे के बाद बैक्टीरिया कितने हो गए 400। फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट आफ्टर 4 आवर्स लेटर, ठीक है 4 घंटे के बाद बैक्टीरिया कितने होंगे वो आपने फाइंड करने हैं। लेट x be the number of bacteria, number of, हमें नहीं पता कि बैक्टीरिया कितने मौजूद थे, ठीक है हमारे पास कितने बैक्टीरिया मौजूद है हमें नहीं पता, हमने उस नंबर को क्या नाम दे दिया है x, ठीक है लेट x be the number of बैक्टीरिया, ठीक है। अच्छा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, नंबर ऑफ बैक्टीरिया का नंबर किस हिसाब से चेंज हो रहा है, तो द चेंज इन द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, द चेंज इन द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, the change, the rate of change, the rate of change of bacteria, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई क्वांटिटी है C, तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा dC by dt, टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है ना, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम है तो इसलिए dC by dt होगा। तो कोई नंबर है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज x, तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया चेंज हो रहा है, इट विल बी dx, और किसके रिस्पेक्ट से चेंज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज हो रहा है, therefore it will be dx by dt. Number of bacteria is changing. What is changing? The number of bacteria is changing and is changing with respect to time, therefore this rate of change is dx by dt. Dx by dt is the rate of change of the number of bacteria with respect to time, ठीक है। number of bacteria is proportional to the rate, since number of bacteria is proportional to the rate, रेट के प्रोपोर्शनल है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो रेट ऑफ चेंज है उसके प्रोपोर्शनल है, इट इम्प्लाइज dx by dt is proportional to x, ठीक है। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ बैक्टीरिया है और जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया, ये आपको क्वेश्चन में गिवन था दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि कोई कांस्टेंट होगा k where k is greater, कि कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है k और ये उससे मल्टीप्लाई करके आएगा, ठीक है कोई पॉजिटिव कांस्टेंट। अब बेटे ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये हमारे पास प्रॉब्लम फॉर्मुलेट हो गया है, अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, जैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते थे बाय सेपरेटिंग वेरिएबल्स dx 1 over x dx is equal to k dt, 1 over x dx is equal to k dt। अच्छा, फर्दर क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, फर्दर बेटे आपको ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि इनिशियली कितने बैक्टीरिया प्रेजेंट है, इनिशियली 200 बैक्टीरिया प्रेजेंट है और 2 घंटे के बाद वो डबल हो रहे हैं, इसका मतलब कि 2 घंटे के बाद कितने बैक्टीरिया प्रेजेंट है 400। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि अब हम इस प्रॉब्लम को इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेटिंग अच्छा यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी, अच्छा इसको इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट से, व्हाट इज एक्स, एक्स इज द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, नंबर ऑफ बैक्टीरिया शुरू में कितने थे 200, initially when time was zero number of bacteria was 200, number of bacteria was 400 2 hours later, जब टाइम 2 था when t was 2 तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया क्या था 400। ये क्या है, ये किसके रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन हो रही है, दिस इज बीइंग इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम वाज 0 इनिशियली एंड टाइम वाज 2 आवर्स, ठीक है। जब टाइम 0 था then the number of bacteria was 200, when time was 2 hours the number of bacteria were 400, when time was 0
the number of bacteria was 200. When time was 2 hours, the number of bacteria were 400. क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इन्वॉल्व नहीं होगा। अगेन वही प्रॉपर्टी लगा रही हूँ नेचुरल लॉ की। तो बेटे के की जो वैल्यू आ गई है 1/2 ln of 2, 1/2 ln of 2। अच्छा, जो हमारे पास जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म की थी वो क्या थी? वो थी dx/x = k dt। जिसका मतलब कि अब वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन गया? dx/x = 1/2 ln of 2 dt। k की वैल्यू हमारे पास आ गई है। वो डिफरेंशियल इक्वेशन मजीद रिफाइन हो गई है। उस डिफरेंशियल इक्वेशन में एक अननोन इन्वॉल्व हो रहा था। वो अननोन क्या था? k इन्वॉल्व हो रहा था। उस k की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है। जो हमें कंडीशन गिवन थी कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया 2 आवर्स में डबल हो रहा है, तो हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली है। अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। अभी सिर्फ और सिर्फ हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को रिफाइन किया है। हमने उसमें से k की वैल्यू को फाइंड किया। अच्छा, अब हमें फाइंड क्या करना था? क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? अभी तक बेटे जो हमने काम किया है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। अभी जस्ट हमारे पास जो इंफॉर्मेशन थी वो अधूरी थी, डिफरेंशियल इक्वेशन भी कंप्लीट नहीं थी, उसमें के एक अननोन इन्वॉल्व हो रहा था। तो हमें जो इनिशियल इंफॉर्मेशन गिवन थी कि 2 आवर्स में बैक्टीरिया डबल हो रही, हमने उस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करके इस के को फाइंड आउट किया है। अभी तक हमारे पास प्रॉब्लम वही है। प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये पूछा गया था कि 4 घंटे के बाद नंबर ऑफ बैक्टीरिया क्या हो जाएगा। 4 घंटे के बाद नंबर ऑफ बैक्टीरिया क्या हो जाएगा। अब जरा देखिए कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जरा हम इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेटिंग मींस को इक्वेशन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। जरा हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। d1/x dx इज इक्वल टू 1/2। अच्छा, ये सारा का सारा कांस्टेंट है तो हम इसको बाहर। अब जरा देखिए कि मैं यहाँ पर लिमिट्स क्या पुट कर रही हूँ। फ्रॉम 200 x फ्रॉम 0 when time, again यहाँ पर t के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन है। when time was 0 the number of bacteria was 200। when time was 0 number of bacteria was 200। when time is 4 hours the number of bacteria is unknown, we have to find the number of bacteria। when time is 4 hours 4 घंटे गुजरने के बाद हमें नहीं पता कि बैक्टीरिया कितने हैं और हमें यही फाइंड करना है कि 4 घंटे गुजरने के बाद बैक्टीरिया कितने हैं। so this quantity is x। अच्छा, ये ln of 2 ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ln of 2 के साथ नहीं है, ये ln of 2 से डिफरेंट है। 2 ln of 2 ये 2 इधर में, ठीक है। अच्छा, फर्दर हम इसको कर सकते हैं। ये जो 2 है आपको पता है कि ये पावर में जा सकता है। ln of 4 बन जाएगा। अब आपको पता है कि जब दो ऐड हो रहे हों तो हम इनको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्सपोनेंशियल अप्लाई करेंगे। So the number of bacteria after 4 hours is 800. The number of bacteria after 4 hours is 800. Coming toward the last question of the exercise 23.
A ball is thrown vertically upward with a velocity of 2450 centimeter per second, neglecting air resistance. Find तीन चीजें हमें find करनी है. Velocity of ball at any time t, distance traveled in any time t, and maximum height attained by the ball. ठीक है. सबसे पहले हम देख लेते हैं. Let v be the velocity and h be the height. Let v be the velocity and h be the height of ball at any time t. ठीक है, किसी भी टाइम t पे वेलोसिटी को हम v का नाम दे रहे हैं और टाइम को हम t का नाम दे रहे हैं. अच्छा, अब आपको पता होगा कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी में जितना रेट ऑफ वेलोसिटी का जितना रेट ऑफ चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं. dv by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं. तो एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है? dv by dt. Since the ball is thrown upward, therefore the acceleration will be negative. क्योंकि बेटे जो बॉल है वो अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया जा रहा है, इसका मतलब है कि जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा और dv by dt क्या हो जाएगा? माइनस g. dv by dt क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, माइनस g के इक्वल हो जाएगा. ये g इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. बॉल क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसलिए जो एक्सेलरेशन है उसका नेगेटिव है. नाउ बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, जब आप वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? dv इज इक्वल टू माइनस g. बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, अब हम इसको नाम दे देते हैं. इसको हम 1 का नाम देते हैं और इसको हम 2 का नाम देते हैं. अच्छा, since the initial velocity is 2450 centimeter per second, initial velocity का क्या मतलब है बेटे? When time is equal to 0, velocity v is equal to, when time is equal to 0, velocity v is equal to 2450 centimeter per second. So to get the velocity at any time t, हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. हमें फाइंड करना है velocity at any time t. ठीक है, हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा. अब जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, हम इसको इंटीग्रेट करते हैं. अब देखिएगा 0 to t 2450. When time was 0, velocity was 2450. When time was 0, velocity was 2450. It was given in the problem. And we have to find the velocity at any time t. We have to find the velocity at any time t. So when time is t, we have to find the velocity and we are naming it x. ठीक है, x नाम दे दें या v नाम दे दें. velocity है तो हम उसको v नाम प्लस v दे दें ताकि ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो प्रॉब्लम में. So v is integrating from 2450 to v, and it is equal to minus dt, and t को 0 से लेकर t तक. ये क्या बन जाएगा? इसको हम वैल्यूज पुट करते हैं. v माइनस 2450 इज इक्वल टू माइनस t, t माइनस 0, t माइनस 0 t, v माइनस 2450 इज इक्वल टू माइनस dt, v इज इक्वल टू माइनस dt प्लस 24. v इज इक्वल टू minus gt plus 2450 or v is equal to 2450 minus gt is the required velocity at any time. Is the required velocity at any time. अब g की वेलोसिटी, g की वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं. g की क्या वैल्यू होती है? Since g is equal to 980 centimeter per second square, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू को जब हम पुट करेंगे v is equal to 2450 minus 980. अच्छा, अब 980. अब हम सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं. वेलोसिटी एट एनी टाइम t हमसे कहा गया था, जो कि पार्ट 1 था.
फाइंड द वेलोसिटी एट एनी टाइम t, वो प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व कर लिया, वेलोसिटी एट एनी टाइम t हमने फाइंड कर लिया। व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट? द नेक्स्ट पार्ट इज वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड एट एनी टाइम t। डिस्टेंस ट्रैवल्ड एट एनी टाइम t, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस क्या क्या मतलब है? बॉल डिस्टेंस किस शेप में, किस फॉर्म में अटेन कर रही है? बॉल हाइट कवर कर रही है, बॉल ऊपर जाएगी तो हाइट को कवर करेगी, सो वी हैव टू फाइंड द हाइट एट एनी टाइम t। सिंस velocity is time rate of change of distance, डिस्टेंस में जो चेंज आता है, डिस्टेंस यहाँ पर कैसे कवर हो रहा है? यहाँ पर डिस्टेंस हाइट के फॉर्म में कवर हो रहा है कि बॉल कितना ऊपर जा रहा है। तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या हाइट, उसको हम वेलोसिटी का नाम देते हैं। तो v किसके इक्वल हो जाता है? v इज इक्वल टू dh बाय dt। ठीक है कि हाइट में या डिस्टेंस में, वैसे आप dx बाय dt को अक्सर पढ़ते होते थे जब डिस्टेंस था, यहाँ पर डिस्टेंस हाइट है, तो हाइट में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बेटे हम इसको इसमें पुट कर लेते हैं, वेलोसिटी की जगह पर हम क्या पुट कर लेते हैं? dh बाय dt 2450 बाय माइनस 980 t, 2450 माइनस 980 t। अब हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स अगेन कर लेते हैं, dh इज इक्वल टू 2450 माइनस 980 t और dt। अब इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स 2450 माइनस 980 t विद रिस्पेक्ट टू t। अच्छा, अब जरा डिस्टेंस पर आ जाइए। जब टाइम जीरो था द डिस्टेंस ट्रैवल फॉर जीरो, जब टाइम जीरो था द डिस्टेंस, बेटे अब जो हमें लिमिट पुट करनी है कि h के हिसाब से करनी है, h इज द हाइट। जब टाइम जीरो था तो बॉल की हाइट जीरो थी, और जब टाइम t है तो बॉल की हाइट h इस हिसाब से कि हाइट h होगी। हाइट अननोन है जो कि हमें फाइंड करनी है। इंटीग्रेशन करके क्या आ गया? h 0 to h is equal to 2450 into t minus 980 t square by 2, और इन दोनों पर हमें लिमिट पुट करनी है फ्रॉम, हमारे पास क्या आ जाएगा? h minus 0 is equal to, पहले हम इसमें t पुट करते हैं 2450 t माइनस इसको 4 सर 8 490 t स्क्वायर माइनस, जब हम इसमें 0 पुट करेंगे तो ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे? 0। h is equal to 2450 t minus 490 t, 2450 t minus 490 t स्क्वायर। तो ये है बेटे आपके क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। हमसे पूछा गया था फाइंड द हाइट एज एट एनी टाइम की, हाइट मालूम करनी थी एट एनी टाइम। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल, जो तीसरी चीज आपको फाइंड करनी है वो है मैक्सिमम हाइट कि जो बॉल अटेन करेगी। तो बेटे जब बॉल मैक्सिमम हाइट अटेन करेगी, जब बॉल मैक्सिमम हाइट कब अटेन करती है? बॉल मैक्सिमम हाइट अटेन करती है कि जब हमारे पास वेलोसिटी जीरो हो जाती है। जब बॉल मैक्सिमम हाइट अटेन करेगी, मैक्सिमम हाइट कब अटेन करेगी? कि जब उसके बाद बॉल वापस आना शुरू हो जाएगी। तो जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे होगी तो वहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। तो उसके लिए मैक्सिमम हाइट अटेन करने के लिए थर्ड पार्ट के लिए हमें v को क्या पुट करना पड़ेगा? जीरो। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट h की वैल्यू हमें फाइंड करनी है व्हेन v इज इक्वल टू, h की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन v इज इक्वल टू जीरो। तो v का एक एक्सप्रेशन बेटे हमारे पास आया हुआ था 2450 माइनस 980। इसमें जरा v जीरो पुट करते हैं ताकि हमें पता चले कि किस टाइम पे वेलोसिटी जीरो हो रही है। 980 t is equal to 2450, t is equal to 2450 divided by 980, t is equal to 245 divided by 49 is equal to 2.5। 2.5 जब टाइम 2.5 होता है तब वेलोसिटी जीरो होती है। जब टाइम 2.5 होता है तब वेलोसिटी जीरो होती है। अब हम इस टाइम को यहाँ पर पुट कर देंगे कि उस टाइम पे हाइट कितनी, इस टाइम पे वेलोसिटी जीरो है, तो अब हम यहाँ पर टाइम को पुट करेंगे ताकि देखें कि इस टाइम पे जब वेलोसिटी जीरो है तो हाइट कितनी है। h is equal to 2450 into 2.5 minus 490 2.5 का स्क्वायर। ठीक है, जब बेटे कैलकुलेटर से कैलकुलेशंस कर चुकेंगे इट बिकम्स 3062.5। तो हाइट हमारे पास कितनी अटेन होती है? 3062.5 सेंटीमीटर। ये कैलकुलेटर से कैलकुलेशंस करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा।
कि इसके साथ ही बेटे आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है और साथ ही आपका चैप्टर एंड हो जाता है। अब आप लोग ने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और एग्जाम के लिए इसको अच्छे से रेडी करना है। होपफुली आपको तमाम टॉपिक्स जो हैं वो समझ आ गए होंगे। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर।